हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवा रहे हैं हिंदी विषय से। और HPSC PGT और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर दो तरीके की भर्ती हरियाणा में निकली हुई है। तो दोनों हिंदी विषय से जो कोई भी कैंडिडेट तैयारी करना चाहता है वो हमारे चैनल से जुड़ सकता है। थोड़ा सा HPSC हिंदी पे मैं PGT हिंदी पर थोड़ा इसलिए फोकस नहीं कर रही क्योंकि इसमें टोटल 4 ही वैकेंसी थी और उसके लिए मैंने काफ़ी कुछ अपने चैनल पर पढ़ा रखा है और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने डाल रखा है। तो जो भी HPSC का स्टूडेंट PGT HPSC का स्टूडेंट इंटरव्यू से संबंधित या आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी है, अगर किसी भी प्रकार के आपको वीडियो चाहिए तो हर एक यानी कि मैंने सारी वीडियोस वहाँ पर डाल रखी हैं। तो आप SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज की हमारी जैसा कि HPSC सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उसी के अकॉर्डिंग आज की हमारी क्लास नंबर 19 रहने वाली है। क्लास नंबर 18 तक अभी तक मैं डाल चुकी हूं और उम्मीद करती हूं कि आपने क्लास नंबर 18 तक वीडियो देख ली होंगी और अच्छे से अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के नोट्स, आपको जो भी टॉपिक पढ़ें उसके अकॉर्डिंग अपने दोनों टाइप के नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करें। ठीक है, तो मेरा प्रयास यही है कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हिंदी का सिलेबस है वो मैं अपने चैनल पर पूरा बिल्कुल निःशुल्क आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊं। तो उसी के संदर्भ में लेक्चर जो 19 है हमारा आज का रहने वाला है और इसमें हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता। ठीक है, तो ये जैसे कि आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत हमने यूनिट नंबर 5 ही शुरू करवा रखी है। तो यूनिट नंबर 5 जो UGC नेट का सिलेबस था, सेम टू सेम सिलेबस HPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया है। तो UGC नेट वालों के लिए भी आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आंसू और कामायनी। तो देखते हैं, अगर वीडियो बड़ी रहती है तो हम एक ही काव्य पढ़ लेंगे आंसू और उसके बाद फिर कामायनी का हम पार्ट 2 डाल देंगे। तो आपके सिलेबस में जयशंकर प्रसाद की 2 ही रचना दे रखी हैं, एक आंसू और एक कामायनी। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों ही रचनाएं, यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में HPSC किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछेगी और सब्जेक्टिव के लिहाज से तो मैं आपको कंटेंट दे ही रही हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। लेकिन इससे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। कमेंट बहुत ही कम आते हैं तो मोटिवेशन नहीं मिलता। जैसे कि कल एक कमेंट आया था कि मैम जो ट्रिक से समझाया तो काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं ट्रिक तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ट्रिक है और मैं अपने मन में कोई भी कंटेंट अगर रखती हूँ तो मैं ट्रिक के साथ ही रखती हूँ। उसको ना कहीं से मैं रिलेट कर लेती हूँ, अपने घर में, परिवार में या कहीं पर भी जो भी है उसे रिलेट कर लेती हूँ और फिर मैं कभी भी उसे भूलती नहीं हूँ। अब हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो कौन से युग के कवि हैं। तो अगर हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को हम गद्य और पद्य के हिसाब से अलग अलग विभाजित करते हैं तो पद्य में सबसे पहले आपका भारतेंदु युग आता है, फिर आपका द्विवेदी युग आता है और फिर आता है छायावादी युग। तो छायावादी युग के 4 महान कवि हैं या 4 स्तंभ कहे जा सकते हैं छायावादी युग के, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और कौन रह गया, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा और एक और रह गया, कौन सा रह गया, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा और मुझे चौथा अब सुमित्रा नंदन पंत। ये 4 महान कवि हैं, चारों के चारों महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और छायावादी युग जो है इन्हीं चारों पर टिका हुआ है। तो जयशंकर प्रसाद का साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि कई बार सीक्वेंस से आपको लगाने के लिए दे दिया जाता है। जैसे कि एक भारतेंदु युग का कवि उठा के दे देंगे, एक द्विवेदी युग का, एक प्रगति का। अगर आपको कोई सन भी याद नहीं है लेकिन आपको ये कर्म याद है कि पहले भारतेंदु युग आता है, भारतेंदु युग में ये कवि हैं, फिर द्विवेदी युग आता है, द्विवेदी युग में ये कवि हैं,
तो इनसे संबंधित ना मैंने सारा अपने चैनल पर पढ़ा रखा है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये सारे काल जो है, ये छायावादी, प्रगति, प्रयोग, नई कविता, सब मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ से इन्हें पढ़ सकते हैं और ट्रिक के साथ मैंने रचनाएं याद कर रखी हैं। तो अगर आप HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो रचनाएं भी आपको याद होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, काव्य है, तो ये रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। अगर आप ये पहले से जो मैं वीडियो डाल रही हूँ आप ये भी देखते रहें, साथ में जो मैंने और अपने वीडियोज़ डाल रखी हैं जिसमें मैंने कविताएँ करवा रखी है या रचनाएँ जिसमें करवा रखी हैं, आप उन्हें भी एक एक करके देखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। अगर ये तो मैं मानती हूँ कि आपके पास ऑलरेडी नोट्स होंगे रचनाओं वगैरह के, तो क्योंकि आपने UGC नेट क्वालिफाई किया है, इसलिए मैं हर एक वीडियो में ये सारी बातें नहीं बताती हूँ। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट आएगा तो उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की, और इसमें आज हम पढ़ेंगे आंसू। तो आंसू जो कविता है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, लहर, आंसू, झरना, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सारी जो रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, और ये मैंने आपको कर्म से बताए हैं, जैसे झरेंगे आंसू, झरना, आंसू, फिर लहर, तो झरेंगे आंसू तो लहर सी बहेगी और फिर कामायनी की रचना हो जाएगी। ठीक है, तो झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये चारों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। UGC नेट का फेवरेट क्वेश्चन है और काफ़ी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे आंसू जयशंकर प्रसाद जी की, जो आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत एक ही कविता दी गई है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि क्योंकि पर्टिकुलर आपके हो सकता है रचनाओं के सन आपसे ना पूछें, लेकिन ये पर्टिकुलर आपके सिलेबस में दी गई है हाईलाइट करके, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि आंसू जो काव्य है उसका प्रकाशन वर्ष 1925 है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई हूँ जो आंसू कविता से संबंधित आपसे अक्सर पेपर में पूछे जा सकते हैं, जिनकी प्रबल संभावना है। तो ध्यान रखना है। सबसे पहले आप याद करेंगे आंसू कब निकले, 5 आंसू निकले। ऐसे याद रखना कि थोड़ा सा क्या थप्पड़ मार दिया कि 4-5 आंसू तो बहा ही देते हैं, तो 5 से आप याद रखना 25। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष 1925 है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। मेघ, मेघ क्या लाते हैं, बादल, बादल क्या बरसाते हैं, बारिश, और बारिश के जैसे ही क्या होते हैं, आंसू होते हैं। तो याद रखना है आंसू का जो प्रकाशन है 1925 में हुआ और इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे आंसू जो काव्य है उसकी विषय वस्तु क्या है, क्या कुछ उसके बारे में है, ये हम देख लेते हैं। तो आंसू जो है ये 133 छंदों में रचित एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है। याद देखना, इसमें 2 शब्द प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखने हैं। विरह मतलब जो वियोग में लिखा गया, स्मृति अपने याद, अपनी मेमोरी के आधार पर इस काव्य की रचना की है। मतलब ये जो कवि है जयशंकर प्रसाद, इसके मन में किसी का विरह है और उसको वो उसकी याद में है, उसकी स्मृति में है वो विरह, वो वियोग, और उसी को उसने काव्य का रूप दिया और इसका नाम है रचना का आंसू। तो इसमें कितने छंदों में रचित है, ये कितने छंदों में रचित है, 133। अब याद रखना आंसू जो कविता है आप ऐसे याद रखेंगे 1925 में इसकी रचना हुई, 133 छंद में प्रकाशित है और इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। किस प्रकार की रचना है, विरह रचना है, स्मृति काव्य है। इस प्रकार से आप छोटे छोटे ये लिख कर आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा आपको। इस काव्य में कवि ने अपने जीवन के मधुर रस में अतीत का स्मरण किया है। अब यहाँ से भी आपको याद रखना है कि ये नहीं कि कवि के जीवन में हमेशा से ही एक विरह था। एक ऐसा समय भी था कवि के जीवन में जब उसका जीवन बहुत ही मधुर था और रस में था, यानी कि कवि का जो अतीत था वो बहुत ही मधुर और रस में था। तो कवि जो है एक समय है जब बैठा बैठा अपने उस मधुर और रसमय अतीत को स्मरण करने लगता है और वह प्रियतमा के अभाव में आंसू बहाता है। वेदना से पूर्ण होने के साथ साथ इसमें आशा की किरण भी दिखाई देती है। मतलब जो छायावादी काव्य है, आप देखेंगे कि छायावादी काव्य वेदना से परिपूर्ण है। चाहे तो आप निराला की उठा लें,
क्योंकि उन्होंने स्रोत स्मृति लिखी, चाहे आप जयशंकर प्रसाद की उठा लें, फिर चाहे आप महादेवी वर्मा की रचना उठा लें, इन सभी में वेदना जो है कूट कूट कर भरी हुई है। और इन्होंने व्यक्तिगत वेदना को ही जो है समष्टिक रूप दिया। इनकी व्यक्तिगत वेदना ही उभर कर आती है इनके काव्य में, और इन्हीं को व्यक्तिगत वेदना को ही इन्होंने सभी के साथ जोड़ते हुए अपने काव्य रचना की। तो ऐसा नहीं है कि इनकी जो काव्य है वो विरह वेदना से तो परिपूर्ण है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आशा की किरण भी दिखाई देती है। इस कविता में भावनाओं का उदात्त रूप मूर्त हुआ है। मतलब कवि के मन में जब विरह है और वो अपने अतीत के मधुर एवं रस में अतीत को याद करता है, तो उसके मन में कुछ भावनाएं बहने लगती हैं, और वो जो भावनाएं हैं वो मूर्त रूप ले लेती हैं। मूर्त रूप, दो शब्द आपके सामने आते हैं, एक मूर्त रूप आता है, शायद नहीं पता होगा, और एक अमूर्त रूप आता है। तो मूर्त रूप क्या होता है? जो आपके सामने उसकी पिक्चर से उसकी तस्वीर बन जाए, तो वो मूर्त रूप हो गया। तो कवि जब अपने अतीत के मधुर और रस में जो समय था, उसका अतीत था, उसे याद करता है, तो वो मूर्त हो जाता है उसकी आंखों के सामने। तो कितनी बातें मैंने बताई। विरह काव्य है, 1925 में लिखा गया, हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। विरह प्रधान स्मृति काव्य है, 133 छंद हैं। इस काव्य के अंतर्गत कवि जो अपने अतीत के मधुर और रस में अतीत को जो स्मरण करता है, और ऐसी ये वेदना परक काव्य है, लेकिन इसमें आशा की किरण भी दिखाई देती है। ठीक है, अभी तक का मैंने सारा रिवाइज कर दिया है। यह कविता आध्यात्मिक संकेतों के साथ लौकिक प्रेम की बातें स्पष्ट करती है। अब दो शब्द और आएंगे, लौकिक प्रेम, और एक आ जाएगा अलौकिक प्रेम। तो लौकिक प्रेम क्या है? जो इस समाज के अंदर सर्वत्र आपको दिखाई देता है, आप अपनी आंखों से देखते हैं, वो लौकिक प्रेम है। इस जगत के अंदर जो है वो लौकिक प्रेम है, लेकिन इस जगत से परे, जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ महसूस कर पाते हैं या सुन पाते हैं, वो अलौकिक प्रेम होता है। ठीक है, तो ये कविता जो है आध्यात्मिक संकेतों का इसमें प्रयोग किया है, और आध्यात्मिक संकेतों के साथ ही लौकिक प्रेम की बातें स्पष्ट करता है। इस कविता में कवि ने लौकिक प्रेम को अधिकतर, अगर आप देखेंगे ना, जैसे कि अलौकिक प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम, जैसे कि आप सूफी काव्य पढ़ेंगे तो उसमें अलौकिक प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम को दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ पर लौकिक प्रेम को अलौकिक रंग में डुबोकर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में अभी आपने कथा का सार पढ़ा, अब पढ़ते हैं हम विशेष क्या है इस काव्य रचना के अंतर्गत। तो विशेष, ये एक श्रेष्ठ गीति काव्य है। ध्यान रखना है, आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि आंसू जो है वो किस प्रकार की रचना है। फिर बार बार बता रही हूँ, आंसू के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, 1925 में इसकी रचना हुई, 133 इसमें छंद है। विरह प्रधान स्मृति काव्य है, और ये गीति काव्य है, ये भी याद रखना है। और स्मृति काव्य है, इसमें कवि अपने अतीत के मधुर और रसमय जीवन को स्मरण करता है, लेकिन इसमें वेदना के साथ साथ आशा की किरण भी दिखाई देती है, और कवि की जो भावनाएं हैं वो मूर्त रूप ले लेती हैं। ठीक है, मैंने सारा रिवाइज करवा दिया है, और ये इतना मैं जो बार बार रिवाइज करूँ, ये उसी एक कमेंट का असर है जिसने ये कहा था कि मैम आप जो ट्रिक बताते हैं सच में दिमाग में बैठ जाती हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये अच्छा आइडिया है, अच्छा है, तो अच्छे से आपके समझ में आ रही है। मेरा काम आपको समझाना है, चाहे वो किसी भी प्रकार से समझ में आए। ठीक है, अब इससे थोड़ा अगर आपको याद ना भी रहे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आदमी आंसू कब बहाएगा? जब विरह में होगा, वियोग में होगा, या उसे कोई वेदना होगी, किसी प्रकार का दुख होगा, तभी आंसू आते हैं। ठीक है, अब इसमें विशेष क्या है? ये एक आपसे पूछ ले कि आंसू जो काव्य है वो किस प्रकार का काव्य है, तो वो गीति काव्य है। छायावादी विशेषताओं से युक्त श्रेष्ठ छायावादी काव्य है। यानी कि छायावाद की जो विशेषताएं हैं आपने पढ़ा होगा, जिसमें श्रृंगार का भी वर्णन है, और उसमें रहस्यवाद भी है, वेदना की अनुभूति भी है। तो ये सारी विशेषताएं इस काव्य के अंतर्गत भी है, और छायावाद का एक श्रेष्ठ काव्य भी है। ये इसकी विशेषता है। आंसू एक गीति काव्य है। और इसकी भाषा की बात करें तो ये जो आंसू काव्य है, इसकी भाषा में कोमलता है, लाक्षणिकता की प्रधानता है। ठीक है, दोनों याद रखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे।
ये तो सभी में मिल जाती है अक्सर ये लाइन। इस कविता की रचना आनंद छंद में हुई है। ध्यान रखना है कि छायावादी युग के जो 4 कवि हैं, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और निराला, तो ये 3 जो थे, निराला को छोड़कर तो ये छंदबद्ध जब तक रचनाएं होती रही, लेकिन निराला ने स्पष्ट रूप से कह दिया था जब हर चीज़ को स्वतंत्रता चाहिए तो काव्य को भी छंद मुक्त होना चाहिए। तो निराला ने छंद मुक्त कविता करने के लिए कहा था। वो छंदों को कविता के लिए सही नहीं मानते थे, क्योंकि इनका मानना था कि जब छंदबद्ध रचना हो जाती है तो कहीं ना कहीं भावनाएं दब जाती हैं। तो जो आपकी ये रचना है आनंद छंद में हुई, जो एक मात्रिक छंद है, मतलब आनंद जो छंद है ये एक मात्रिक छंद है और इसमें 4 पद और 28 मात्राएं होती हैं। यानी कि 4 पद होते हैं और उनमें 28 मात्रा होती हैं और एक मात्रिक छंद है। तो याद रखना है, आंसू जो है आनंद छंद में इसकी रचना हुई है, मात्रिक छंद है, एक मात्रिक छंद है, इसमें 4 पद और 28 मात्राएं होती हैं। प्रसिद्ध आलोचक इलाचंद्र जोशी इस कविता के संदर्भ में लिखते हैं। तो प्रसिद्ध जो आलोचक, अब आपको पता है कोई भी रचना जो है आलोचक तो उसकी अपने अपने हिसाब से टिप्पणी करते ही हैं। तो इलाचंद्र जोशी ने इस कविता के संदर्भ में क्या लिखते हैं वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में पूछ सकते हैं। प्रसाद जी ने आंसू की पंक्तियों में हिंदी जगत को प्रथम बार उस वेदनावाद की मादकता से विभोर किया। मतलब ध्यान से सुनना, इलाचंद्र जोशी जी कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने आंसू की पंक्तियों में हिंदी जगत को, मतलब हिंदी जगत को प्रथम बार यानी कि पहली बार उस वेदनावाद की मादकता से विभोर किया। मतलब वेदनावाद की मादकता कैसी होती है वेदना, उसका दर्शन करवाया हिंदी जगत को पहली बार आंसू नामक काव्य में प्रसाद जी ने, जिसके बाद सारा छायावादी युग मतवाला हो उठा। वेदना की भयंकर बाढ़ से सारे युग को प्लावित कर देने वाली क्षमता प्रसाद जी के इन आंसुओं में रही है। प्लावित मतलब वेदना की भयंकर बाढ़ में, मतलब मैंने बताया कि जो छायावादी युग है वो सारा ही वेदना से भरपूर है। कि जयशंकर प्रसाद ने आंसू नाम की काव्य की क्या रचना की कि पूरा छायावादी जो युग था वो ही वेदना की बाढ़ में बह गया। ठीक है, वह साहित्य के इतिहास में वास्तव में अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती वो अतुलनीय। तो ये कुछ था आंसू के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। और अब आंसू नामक जो कविता है वो आपको देखनी है कि कितनी बड़ी है। लेकिन आंसू की जो कविता है इसकी व्याख्या मैं अभी नहीं करवाऊंगी, लेकिन ये पंक्तियां मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जो आंसू काव्य है उसकी शक्ल सूरत कम से आपने देख रखी है, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में कोई पंक्ति पूछ ले तो आप उस पंक्ति को बताने में सक्षम रहें। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि HPSC जो है सबसे जो पहले है स्क्रीनिंग टेस्ट लेगी, और स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, उसमें आपको टिक मारने हैं। 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो जो पढ़ना है वो आपको ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद आपका सब्जेक्टिव होगा। तो इनकी व्याख्या, इनकी सरलार्थ, इनका जो वर्णन करना इन काव्य पंक्तियों का, तो ये सब्जेक्टिव पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। तो कविता दिखाती हूँ, अगर छोटी मोटी होती तो मैं इसका सरलार्थ, इनकी व्याख्या अभी भी करवा देती, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी हैं। इस करुणा कलित हृदय में वेदना असीम गरजते, छिल छिल कर छाले फोड़े, मल मल कर मृदुल चरण से, धुल धुल कर वह रह जाते आंसू करुणा के जल से। तो याद रखना है, जिसमें जिन पंक्तियों में आपको वेदना सी दिखाई दे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो ज़्यादातर मोस्ट पॉसिबिलिटी जो है वो छायावादी युग के किसी कवि की रचना है। अभिलाषाओं की करवट फिर शुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना। तो एक बार तो कविता जरूर पढ़ी हुई होनी चाहिए। मादक थी, मोहमयी थी, मन बहलाने की क्रीड़ा,
अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा मादक थी, मोहमयी थी, मतलब पुरानी स्मृतियों को याद कर रही है। मन बहलाने वाले खेल था वह एक, हृदय हिला देता है। कह रहा है कि अब जब वो अपने अतीत के मधुर एवं सरस जीवन को जब याद करते हैं तो वो उसका जो जीवन है अब पीड़ा से भर जाता है। सुख आहत शांत उमंगे बेगार सांस ढोने में, यह हृदय समाधि बना है रोती करुणा कोने में। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसे पढ़ लेंगे तो पंक्तियां ध्यान रह जाएंगे। जीवन की जटिल समस्या किसकी विभूति है ऐसी। तो कविता के दर्शन अगर करवाऊं तो ये बहुत ही बड़ा काव्य है, इसीलिए आपके सिलेबस में ये दिया गया है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। रो रो कर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जाने अनजाने। तो झंझा झकोर गर्जन था, बिजली सी थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर्ग गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। परिचय राका जल निधि का मिलती है गले लहर से, पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। ठीक है, घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी। तो आप समझ भी रहेंगे, आसान लैंग्वेज में है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आंखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मनिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसमें भो में बल देखा। विकसित सरसिज वन वैभव मधु उषा के अंचल में, उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। चंचला स्नान करावे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। ठीक है, तो देखो बहुत बड़ी है, वैसे मैं अब ये सारी तो नहीं पढ़ने वाली हूँ, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं। देखो इतनी हो रही हैं इसकी पंक्तियाँ। उसके बाद ये कामायनी आ जाएगी, तो कामायनी तो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये सारी हैं, तो ये सारी वही मैं अब नहीं पढ़ के बताऊँगी, आपको बता दूँ। वैसे भी वीडियो कोई देखने वाला नहीं है, मुझे पता है, इतने ही देखते हैं आप। तो कुछ पंक्तियां इतनी हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र भी खाली, मानस का सब रस पीकर लुढ़का दी तुमने प्याली। जल उठा स्नेह दीपक सा, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वैसे भी पूछी जाती है। जल उठा स्नेह दीपक सा, चित्रित कर रहा अंधेरा, सुकुमार रजनी के जो पिछले पहरों में खिलता। ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन की है। उसके बाद जो अक्सर पूछी जाती है उसी को मैं यहाँ पर बता रही हूँ। और इनमें से है, तो ये देख सकते हैं, रजनी की रोई आंखें आलोक बिंदु टपकाती। ठीक है, कोई भी पंक्ति इनमें से देख सकते हैं, लेकिन वो पंक्ति जो मैंने आपको बताई वो अक्सर पूछी जाती है, पेपर में इम्पोर्टेंट है। और ये सारी पंक्तियां मैंने आपको दिखा दी हैं। ठीक है, उसके बाद यही थी सारी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इनके सरलार्थ की डिमांड तो अभी किसी की आई नहीं है कि मैम इनकी व्याख्या भी कीजिए, क्योंकि अगर इनकी व्याख्या करने लगे तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है और स्क्रीनिंग की जो तैयारी है वो आपकी रह जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। व्याख्या जो है, हम यही तो एक यूनिट नंबर 5 है जिसमें सबसे ज़्यादा व्याख्या है, तो इसे बाद में भी हो जाएगी। ठीक है, और केवल 18 क्वेश्चन ही आएंगे आपके पेपर में, 15 ही करने हैं, सारा सब कुछ नहीं भी करना होता। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट मैं आपको करवा रही हूँ। फिर भी आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। मेरे पास जो कंटेंट है वो मैं आपको पूरा देने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद फिर हम इनके कुछ MCQs करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और HPSC PGT इंटरव्यू, ड्रेस कोड, क्या मैंने इंटरव्यू दिया, कैसे दिया, मतलब HPSC के जो हम ऑफिस में गए थे इंटरव्यू देने के लिए, तो गेट से घुसने से और बाहर निकलने तक का सारी मैंने वीडियो बनाकर डाल रखी हैं, आप सब देख सकते हैं। धन्यवाद।